इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया। क्या बनना है बड़े होकर? हाफिज और इंजीनियर। हाफिज बनना है। हाफिज बनना है। अगर तालीम होगी तो इंसान बनेगा, और अगर तालीम नहीं होगी तो फिर उसमें इंसान या हैवान में कोई फ़र्क नहीं होता। पैसा है तो अच्छे स्कूल में भेज दो, पैसा नहीं है तो मदरसे में कम पैसे में पढ़ाई हो जाती है, वहाँ पे भेज दो। मदरसे प्रोडक्ट जो मुल्क और कौम की खिदमत करे, उन्हें रीड करे, तो उसके लिए जाहिर है कि उनको अपने जो महदूद दायरे से बाहर निकल करके आना पड़ेगा। कुरान की पहली आयत इकरा। डॉक्टर बनना है आपको? जिसका मतलब है पढ़ो। उसके अलावा हमें अंग्रेज़ी, हिंदी, इकोनॉमिक थ्योरीज वगैरह भी पढ़ाई जाती है। इसलिए हर यूनिवर्सिटी को चाहिए कि मदरसे की सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करे और टेस्ट ले। मैं भीख नहीं मांग रहा, न मदरसे आपसे भीख मांग रहे हैं। फिर शिक्षा के मामले में मुसलमान ही क्यों पिछड़े नजर आते हैं? विज्ञान, गणित और सोशल स्टडीज की पढ़ाई के बगैर क्या बच्चों की शिक्षा को पूर्ण माना जा सकता है? क्या मदरसों के आधुनिकीकरण का सवाल राजनीतिक है? क्या इन विषयों को पढ़ाने वाले मदरसों को स्कूल न मानने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सांप्रदायिक है? क्या मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा देते हैं? क्या तालीम देते हैं यहाँ पर बच्चों को? यहाँ दिनियात थे, कुरान शरीफ, दिनियात, नमाज वगैरह, और बच्चों की तरबियत के लिए कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। ये दिल्ली का मदरसा कौमी इस्लामिया है, जहाँ बच्चों को दीनी यानी धार्मिक तालीम दी जाती है। यहाँ आने वाले बच्चे दिन के वक्त स्कूल भी जाते हैं। क्या क्या पढ़ाई होती है? हम यहाँ पे अपना कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, और इमाम साहब हमसे जो भी सवाल होते हैं दीन के वो पूछते हैं। इसके अलावा भी स्कूल जाते हैं कोई दूसरे? स्कूल जाते हैं, एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल 8th क्लास में। मदरसों की मदद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए दिल्ली में शीला सरकार के दौरान ही ये कोशिश की गई कि रजिस्ट्रेशन हो, साथ ही मदरसा बोर्ड की स्थापना भी की जाए। लेकिन ये सिर्फ प्रस्ताव के तौर पर रह गया, मुकम्मल कुछ नहीं हो पाया। यानी अभी न तो यहाँ पर आर्थिक मदद सरकार की तरफ से कोई मिल पाती है मदरसों को, और न ही सुविधाएं। लेकिन अभी मसला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में मदरसे प्राइवेट संस्था के तौर पर चलते हैं, जो या तो किसी चैरिटी या राज्य वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर में दीनी तालीम दी जाती है। मदरसे को हम स्कूल मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? सवाल जो आप मुझे एक आधा बच्चा बताओ जो मदरसे में पढ़ के आके इंजीनियर या डॉक्टर बना है, तो फिर नुकसान तो उसी समुदाय का हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये अल्पसंख्यक समाज भी राष्ट्र के मुख्य धारा में आए, पढ़ लिखे आगे आए, बढ़े आगे। ये बात दरअसल अधूरा सच है। महाराष्ट्र में करीब 1889 मदरसे हैं। इनमें कई हैं जो पहले ही आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। कुल मिलाकर 550 मदरसे ऐसे हैं जो अपने पाठ्यक्रम में मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज और इंग्लिश या तो पहले से पढ़ाते हैं या शामिल करने को तैयार हैं। ये सरकार पूरी तरह से बायस मेंटेलिटी से अगर कोई काम करती है तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार को चाहिए था कि उन स्कूलों को परमिशन देते, इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ बेसिक एजुकेशन की भी व्यवस्था उन स्कूलों में होती, ऐसी कुछ गिनती अलग से कराते। हमें लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से एंटी मुस्लिम है, पहले दिन से ही जिस तरह से निर्णय ले रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के फैसले को दो नजरिए से देखना जरूरी है, एक शिक्षा, दूसरा राजनीति। शिक्षा के लिहाज से इस फैसले का आकलन बुद्धिजीवी कुछ यूं करते हैं कि वक्त के साथ कदमताल ज्ञान की पहली शर्त है, मुख्य धारा से जुड़ाव राष्ट्रीयता का प्रश्न भी है, मदरसों के आधुनिकीकरण का इस स्तर पर विरोध नहीं होना चाहिए। उसकी वजह बुनियादी यही है कि जो मेन स्ट्रीम में जो चीज़ें इस वक्त ज़रूरी हैं इंसान की तरक्की के लिए, मुल्क की और नेशन की तरक्की के लिए,
वो मदरसों में नहीं पाई जाती हैं, और एक बहुत महदूद जो है वो दीन की भी, इस्लाम की भी एक बहुत ही महदूद जो है तालीम है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के औचक फैसले का असर क्या राज्य में लाखों छात्रों पर नहीं पड़ेगा? बीत सत्र में अब उन बच्चों के पास क्या दोबारा शुरू करने के अलावा कोई विकल्प होगा? उनके खोए हुए सालों का हिसाब कैसे होगा? मुस्लिम मदरसे के बारे में भारत शासन ने बात लेकर आई है कि जो बच्चे तुलबा जो स्कूल मदरसे में पढ़ रहे हैं, इनको स्कूल से बाहर के बच्चे डिक्लेयर करेंगे, ये सरासर गलत है। मदरसों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे बेहद गरीब वर्ग से आते हैं। उनके पास न्यूनतम फीस में पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों तक जाने का भी साधन नहीं होता। साथ ही ये मदरसे गली गली में मौजूद होते हैं, बच्चों को अपने घरों से दूर नहीं जाना होता। मजहबी तालीम है, बच्चों को बुनियादी तालीम जो है मजहबी देनी ज़रूरी है, क्योंकि उससे अपने मजहब के बारे में हर चीज़ें मालूम हो जाती हैं। और बाकी हमारे यहाँ सारी चीज़ें कोई सारे जितनी सारी चीज़ें हैं, साइंस है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आज मुसलमानों की गरीबी की ये हालत है कि उनके पास मदरसे में भेजने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन गरीब बच्चों का हवाला देने वाले तर्क की भी एक हकीकत है। मदरसों को जो फंड मिलता है वो ज्यादातर विदेशों से आता है। ये फंड पहले बड़े मदरसों के पास चला जाता है। छोटे मदरसे साधन की किल्लत से जूझते रहते हैं। कईयों के पास या तो शिक्षक नहीं होते, अगर होते हैं तो क्वालिफाइड नहीं। अगर ये मदरसे बोर्ड से जुड़ेंगे तो इन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलेगी। जहां शिक्षकों या साधनों की कमी होगी वो भी सरकार द्वारा मुहैया कराने का प्रावधान होगा। मदरसा के रिलीजियस एजुकेशन को कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, कहीं हम उसको रोक नहीं रहे हैं। ऐसे जो बच्चे होंगे मदरसा में कि जो साइंस, मैथ, सोशल साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो उनको हम पढ़ाएंगे। हम तो इन मदरसा के बच्चों के लिए और अच्छी चीज़ें करने जा रहे हैं। उसके बाद ये बवाल है। अलिफ, बे, ते, से, जीम, जे, हे। देश के कई हिस्सों में इसकी व्यवस्था है। श्वेत पत्र में ये हम आगे आपको दिखाएंगे। अभी महाराष्ट्र सरकार के फैसले के दूसरे पहलू यानी राजनीति की चर्चा करते हैं। ये आरोप लगाए गए कि ये फैसला राजनीतिक है, बच्चों की शिक्षा के अधिकार को छीनने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा गया। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल मदरसों के आधुनिकीकरण का जो सवाल है वो सबसे पहले कब उठा था, किस सरकार में इस सवाल को उठाया गया था। यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल की अगुवाई में सेंट्रल मदरसा बोर्ड एक्ट 2009 के मुताबिक मदरसों के आधुनिकीकरण की एक कोशिश की गई थी, जिसमें सभी मुस्लिम सांसदों की राय मांगी गई। लेकिन कई सांसद या तो मीटिंग्स में शामिल ही नहीं हुए या उदासीन रवैया अपनाया। यूपीए सरकार ने हर समय ये कोशिश किया है कि मदरसा और वैसे संस्थानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, परंतु उस समय जो है आम सहमति नहीं बनी थी। तो जो भी प्रयास धार्मिक शिक्षा संस्थान पर अगर कोई भी सरकार करने की कोशिश कर रही है, तो हम लोग का सुझाव होगा कि सबकी सहमति लेते हुए सबके साथ विचार विमर्श करके वैसे कदम उठाया जाए ताकि वो कदम कारगर हो। तब 2008-9 में 2 योजनाएं शुरू हुई, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन प्राइवेट एडेड अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स। पहली योजना यानी SPQEM के तहत उन मदरसों को आर्थिक सहायता दी जाती है जो आधुनिक विषय पाठ्यक्रम में शामिल करें। ये विषय हैं विज्ञान, गणित, सोशल स्टडीज, हिंदी और अंग्रेजी। इनमें बुक बैंक, साइंस और कंप्यूटर लैब, साथ ही साइंस और मैथ्स किड्स के लिए भी फंड दिए जाते हैं। दूसरी योजना में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन दोनों योजनाओं की एक शर्त है, और वो शर्त ये कि मदरसों को अपने राज्यों के बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। तो फिर महाराष्ट्र सरकार के फैसले में नया क्या है जिस पर बवाल मचा? सरकार ने जो डिसीजन लिया है, वो डिसीजन लेने से पहले मदरसे वालों को भरोसे में लेना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। मदरसे में क्या है, क्या नहीं, क्या चल रहा है, उसकी मालूमात लेनी चाहिए थी। सवाल तो ये भी उठते हैं कि मदरसों के आधुनिकीकरण का विरोध करने वाले नेता क्या खुद अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उन मदरसों की ओर जाते हैं?
तो फिर जिन मदरसों की शिक्षा का स्तर उन्हें अपने बच्चों के अनुकूल नहीं लगता, वो गरीबों के बच्चों पर आखिर क्यों थोपी जाए? राजनीति के तर्क वितर्क और कुतर्क के बीच एक बड़े तबके का भविष्य झूल रहा है। मदरसों में दी जाने वाली तालीम दीनी यानी धार्मिक है या दुनियावी, इससे उन बच्चों का सरोकार नहीं। ये मुद्दा महाराष्ट्र का है, लेकिन इसके जरिए सवाल समूचे हिंदुस्तान में मदरसों की शिक्षा और हालात का उठ रहा है। हिंदुस्तान में हर धर्म का शिक्षा में अपना दखल है। मदरसों पर आए फैसले के बाद हिंदू शिशु मंदिरों और वैदिक स्कूलों पर विरोधियों ने सवाल दागे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर आप पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो गजीट है, गजीट के ऊपर फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ आर्टिकल 2930 के तहत जो मदरसे चल रहे हैं उनको अप्लाई नहीं होता, तो उनका बोलना गलत है। दरअसल मदरसों में दीनी तालीम है तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में कैथोलिक स्टूडेंट्स के लिए खास पाठ्यक्रम, लेकिन उनका पाठ्यक्रम मुख्य धारा से जुड़ा है, केंद्रीय बोर्ड से अफिलिएटेड है। हिंदू शिशु मंदिर और वैदिक स्कूलों में भी यही आलम है। हमारे यहाँ पर धर्म की कोई चर्चा नहीं होती है, हमारे राष्ट्रीयता की चर्चा होती है। हमारे विद्यालय में सभी प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जो विज्ञान की नई नई टेक्निक्स हैं उसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर राजनीति के नाम पर मदरसों की प्रासंगिकता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। हाँ, आधुनिकीकरण पर बहस जरूरी है। ऐसे कौन कौन से महापुरुष हैं, कौन कौन सी वो बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की? साथ ही हिंदुस्तान में क्या रहा है मदरसों का इतिहास? 21वीं सदी को सेंचुरी ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का सदी कहा गया है। कोशिश ये हो रही है दुनिया भर में कि हर वर्ग हर समुदाय में शिक्षा को बढ़ोतरी दी जाए। ऐसे में हम आपको इतिहास में कुछ पीछे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि मदरसों से कौन कौन से वो महापुरुष हैं जो यहाँ से तालीम हासिल करके आगे बढ़े। देश में तमाम कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले राजा राम मोहन रॉय, हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद, देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम उस लिस्ट में आता है जिनकी शिक्षा की शुरुआत मदरसों से हुई थी। ये सपने आज भी मदरसों में सजते हैं। इसके अलावा दूसरे स्कूल में जाती हैं? एंजल नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल। अच्छा, तो सुबह के टाइम स्कूल में और फिर यहाँ पर आकर दीनी तालीम मिलती है। तुम लोगों ने कुछ सोचा है कि बड़े होकर क्या बनना है? आपने सोचा है क्या? डॉक्टर। हम डॉक्टर बनना है। आपको? डॉक्टर बनना है। उसके लिए स्कूल में भी मन लगा के पढ़ाई होती है? हा? जी। लेकिन सदियों के इतिहास और बड़े बड़े नामों के बावजूद आज भी ज्यादातर मदरसे बदहाली और मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अधिकांश मदरसों में आधुनिकता के लिहाज से क्लासरूम और बुनियादी जरूरी चीजों की बेहद कमी है। कुछ मदरसों के पाठ्यक्रम में साइंटिफिक दृष्टिकोण का अभाव है। पढ़ाने और सिखाने का सदियों पुराना पारंपरिक तरीका आजमाया जाता है। अलग अलग मदरसों के बीच आपसी तालमेल की कमी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के स्तर पर रवैया कमजोर है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। इतिहास में मदरसों का जिक्र इस्लाम के भारत में आने के साथ ही 10वीं शताब्दी में मिलता है। इसी दौरान इस्लामिक शिक्षा के स्कूल खुले जिन्हें मकतब और मदरसा कहा गया। मकतबों में शुरुआती इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा। शुरुआती दिनों में मकतब और मदरसे सिंध और मुल्तान में खोले गए, लेकिन इस्लाम के विस्तार और वक्त के साथ अवध, लाहौर, खैराबाद, पटना, सूरत, दिल्ली और आगरा में सैकड़ों मस्जिदें बनी जो मदरसा शिक्षा के मुख्य केंद्र बन गए। मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोधी के शासन के दौरान मकतबों और मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ी। मुगल काल में मदरसों को शाही रुतबा मिला। हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी के एक ऑल इंडिया सर्वे के मुताबिक मुगल साम्राज्य के दौरान देश भर में लगभग 1,25,000 मदरसे स्थापित हो चुके थे। सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब असर उस सनादिद में लिखा है कि औरंगजेब के दौर से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, लेकिन तब तक मदरसे और मकतब पूरे देश में फैल चुके थे। आखिरी मुगल बादशाह के शासन काल तक मदरसे स्थापित होते रहे। खुद मदरसा एजुकेशन 1857 से पहले जो था वो पूरे तौर से मॉडर्न था।
उस ज़माने की जो ज़बान थी पर्शियन फ़ारसी जो सरकारी ज़बान थी उसको लोग हासिल करते थे। फिर ये कि मेडिकल जो है एजुकेशन वो दी जाती थी, साइंस से मुताल्लिक़ भी ज़रूरी चीज़ें बताई जाती थी अगरचे वो पुरानी हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत के आते ही पूरे देश की शिक्षा पद्धति बदलने लगी, लेकिन मदरसे तब भी कायम रहे। इसी दौरान 1866 में दारुल उलूम देवबंद, 1894 में नदवातुल उलूम लखनऊ और 1938 में जामिया अरबिया इस्लामिया नागपुर जैसे बड़े बड़े मदरसे स्थापित हुए। मुगल काल के दौरान फारसी और उर्दू के जानकारों को ही सरकारी नौकरियों में जगह मिल पाती थी, क्योंकि कामकाज की भाषा फारसी और उर्दू थी। लिहाजा मुस्लिम बच्चों के साथ काफी हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ाई करते थे। आज ऐसे मिसाल कम रह गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के मंदसौर के निदा महिला मंडल के 122 मदरसे इस दौर में नायाब हैं। इन मदरसों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। हिंदू बच्चों को हिंदू रीति रिवाज और 16 संस्कार पढ़ाए जाते हैं। इन बच्चों को उर्दू की बुनियादी शिक्षा और नमाज की जानकारी भी दी जाती है। वहीं मुस्लिम बच्चों को गायत्री मंत्र याद है तो लक्ष्मी मंत्र और भोजन मंत्र भी कंठस्थ है। हिंदू धर्म के बच्चे हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म की बारे में भी सब कुछ जानते हैं जितना एक मुस्लिम छात्र जानता है। इसी प्रकार मुझे कहने में खुशी हो रही है कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं वो इस्लाम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म की महानता के बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में भी उतना ही जानते हैं जितना हिंदू धर्म का बच्चा जानता है। बड़े बड़े शिक्षाविद ऐसा मानते हैं कि अशिक्षा इस समुदाय की सबसे बड़ी समस्या है। महाराष्ट्र सरकार ने उन सभी मदरसों को स्कूल मानने से इनकार कर दिया है जहां पर पाठ्यक्रम में आधुनिक विषय जैसे कि गणित और विज्ञान शामिल नहीं है। हम श्वेत पत्र में इस सवाल की पड़ताल कर रहे हैं कि दरअसल इस कड़े फैसले से बच्चों के भविष्य को किस तरह का नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी हम इस बात की तफ्तीश करते हैं कि देश में मुसलमानों की शिक्षा से जुड़े हुए आंकड़े कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं। 60% शहरी मुसलमान कभी स्कूल नहीं गए। केवल 0.8% ग्रामीण मुसलमान ग्रेजुएट हैं। सिर्फ 3.1% शहरी मुसलमान ग्रेजुएट हैं। केवल 3% पढ़े लिखे मुसलमान ग्रेजुएट हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। जहां कुरान की पहली आयत इक़रा का मतलब ही हो पढ़ो, वहां जब शिक्षा की बात आती है तो मुसलमान दूसरों से पिछड़े क्यों नजर आते हैं। मदारिस का मामला है तो मदारिस में तो कोशिश की जाती है कि शुरू से फ्री तालीम दी जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही मामला है कि बच्चों को कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री तालीम दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तालीम हासिल कर सकें। कुछ ऐसे भी घराने होते, कुछ ऐसे गार्जियन भी होते हैं कि उनको पैसे की कमी की वजह से या महंगाई की वजह से वो बच्चों को तालीम की वजह से जो महरूम रह जाते हैं। इस्लामिक शिक्षा के मरकज माने जाने वाले मदरसों में दी जाने वाली तालीम चर्चा में है। क्या वाकई मदरसों में दी जाने वाली तालीम में कोई कमी है? क्या वाकई मदरसों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है, या फिर यह महज सियासत है? कैसा होता है मदरसों से फारिग लोगों का मुस्तकबिल? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल जाने वाले केवल 4% मुस्लिम बच्चे ही मदरसा जाते हैं। तो क्या उन बच्चों को आधुनिक विषय पढ़ने का कोई अधिकार नहीं? महाराष्ट्र में लगभग 1889 मदरसे हैं, जिनमें 1,48,000 मुस्लिम बच्चे पढ़ाई करते हैं। सरकार का पक्ष है कि ऐसा करके सरकार मदरसा छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, और जो लोग इसका विरोध करते हैं दरअसल वो लोग मुस्लिमों को गरीब और अनपढ़ रखना चाहते हैं। उन लोग ही उनके दुश्मन बने हुए हैं जो ऐसा कह रहे हैं ना कि ये मुस्लिम विरोधी है। मैं कहता हूँ ये लोग मुस्लिम विरोधी है। ये बच्चों लोग को पढ़ना आगे आने नहीं दे रहे, पढ़ाई करने नहीं दे रहे। मुझे एक बताओ कोई जो मदरसे में पढ़ा और आगे चल के डॉक्टर बना। लेकिन कई मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि मदरसा एजुकेशन का मकसद दीनी तालीम हासिल करके मजहब का प्रचार प्रसार करना है। लिहाजा सरकार अनुदान के नाम पर अगर उन पर विज्ञान, अंग्रेजी, गणित जैसे विषय थोपती है तो ये गलत है। पूरे हिंदुस्तान में
मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 2% से ज़्यादा नहीं है। 98% पढ़ते हैं स्कूलों में। वो अगर उनके लिए रोजगार फराहम कर दे तो बहुत अच्छा होगा। पर आंकड़ों में कैद एक और हकीकत पर नजर डालिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 44% मुसलमान खेतीहर मजदूर के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि न तो उनके पास खेती के लिए अपनी जमीन है, न ही वो इतने पढ़े लिखे हैं कि शहर जाकर कोई काम कर सके। हिंदुस्तान में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, पर शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, ये आखिर कौन तय करेगा? देश में मुसलमानों की स्थिति पर सबसे बड़ी रिपोर्ट अब तक की सच्चर कमेटी रिपोर्ट में क्या कहा गया है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। सच्चर कमेटी के मुताबिक राज्यों के बोर्ड से जुड़ने से मदरसों से निकलने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा के समान मौके मिल पाएंगे। इस वक्त देश में कई ऐसे मदरसे हैं जहां से पढ़ाई करने के बाद देश की कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीए के कोर्स में दाखिला मिल जाता है। उसके लिए मदरसे के छात्र को मदरसे का आलिम का इम्तिहान 45% नंबर के साथ पास करना होता है। ये मदरसे हैं दारुल उलूम देवबंद, नदवातुल उलेमा लखनऊ, जामियातुल फलाह आजमगढ़, मदरसा जामिया इस्लामिया आजमगढ़, मदरसातुल इस्लाह सराय मीर आजमगढ़, मदरसा इरम कॉन्वेंट लखनऊ, जामिया इस्लामिया सनाबिल दिल्ली। लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी में दाखिले का रास्ता नहीं खोलता। मदरसों से शिक्षित स्टूडेंट्स को केवल चुनिंदा विश्वविद्यालयों में मौका मिलता है। उनके सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट हर जगह मानती नहीं है, ऊपर हर यूनिवर्सिटी उसको मानती नहीं है। मेरा यही कहना है, हर यूनिवर्सिटी को चाहिए कि उनके सर्टिफिकेट को माने और उसके बाद उसका टेस्ट ले, क्वालिफाई करता है उसको एडमिशन दे। क्यों सिर्फ जामिया मिल्लिया ही एडमिशन दे रहा है? क्यों सिर्फ अलीगढ़? क्यों सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी? क्यों सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी? क्यों सिर्फ मानो? सारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि रिकॉग्नाइज़ करें और ये कंडीशन ना लगाएं कि आपने वहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ा है, आपने मैथमेटिक्स आपने नहीं पढ़ी, आप टेस्ट लीजिए मैथमेटिक्स का। हिंदुस्तान में मदरसों में दी जाने वाली तालीम हर राज्य में अलग अलग नजर आती है। जहां कुछ मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा मेन स्ट्रीम के करीब है, तो कुछ राज्यों में ये बिना किसी बोर्ड के सहारे है। आमतौर पर मदरसे राज्य सरकार के अधीन होते हैं। पश्चिम बंगाल में मदरसों को चलाने के लिए सबसे सिस्टमैटिक बोर्ड है। यहाँ 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें से 400 मदरसे उच्च मदरसा व्यवस्था का हिस्सा हैं। 112 जूनियर उच्च मदरसा सिस्टम के अधीन है, तो 102 मदरसे सीनियर मदरसों की श्रेणी में आते हैं। 66 मदरसों से किए गए कोर्स 10+2 के बराबर माने गए हैं। 183 मदरसों में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी कराए जाते हैं। उड़ीसा में 167 मदरसे हैं, जिसमें कुरान और हदीस के अलावा उड़िया, अंग्रेजी, गणित, साइंस और इतिहास की शिक्षा दी जाती है। गुजरात के 150 मदरसों जिनमें इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, उनमें कोई भी राज्य सरकार के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। ये सारे मदरसे मुसलमानों से मिलने वाले चंदे पर चलते हैं। केरल में कुछ मदरसे ऐसे हैं जो इस्लामिक क्लासेस खत्म होने के बाद स्कूल भी चलाते हैं, जो या तो सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड के अधीन है। कुछ में कंप्यूटर लैब्स हैं जिनको चलाने का पैसा केंद्र सरकार से आता है। केरल के 12,000 मदरसों में से 10,000 समस्त केरल सुन्नी बोर्ड चलाता है। इनमें 1 लाख शिक्षक हैं जिनकी तनख्वाह या तो मस्जिद कमेटियों या फिर चंदे के जरिए आती है। मदरसे गवर्नमेंट से एड नहीं लेते, ये कहते हैं हमारा प्राइवेट मदरसा है। गवर्नमेंट से एड लेने के बाद आप जानते हैं कि बड़ी कमियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वो चंदा करते हैं, दरवाज़ा खटखटा के 2-2, 5-5 रुपये इकट्ठा करके वो चंदा करते हैं। 2-2, 5-5 रुपये इकट्ठा इसलिए भी करते हैं ताकि हर शख्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। दारुल उलूम देवबंद उसका ये मानना है, अगर एक रिक्शा पुलर अगर 1 रुपया भी दे तो उससे ले लो, ताकि वो इससे जुड़ जाए, वो समझे कि ये मदरसा मैं चला रहा हूँ, वो वेलविशर होगा। बिहार के करीब 3,700 मदरसे बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ से निकलने वाले छात्रों को दिए गए सर्टिफिकेट वही महत्व रखते हैं जो सीबीएसई या राज्य बोर्ड के 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट के होते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट मदरसा बोर्ड 7,000 मदरसों को मान्यता देता है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बराबर की तालीम 1,500 मदरसों में होती है। कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा 3,000 मदरसों में, कक्षा 8 से लेकर पीजी कोर्स तक की पढ़ाई करीब 2,500 मदरसों में।
मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड 8वीं क्लास तक के इम्तिहान कराता है, जिसमें इस्लामिक शिक्षा के अलावा मैथ्स, साइंस भी पढ़ाई जाती है। 10वीं और 12वीं के लिए इन छात्रों को मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल में दाखिला लेना होता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में मदरसों को चलाने के लिए बोर्ड बने हैं, पर गुजरात और महाराष्ट्र में ये मदरसे किसी भी बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। आधुनिकीकरण का सवाल क्या मजहबी दखलंदाजी के दायरे में आता है? दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम की अहमियत अब सब धीरे धीरे समझने लगे हैं, क्योंकि अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार चाहिए तो उसकी पहली सीढ़ी है शिक्षा। एक तरफ ये जरूरी है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी एक धर्म की शिक्षा पर अंकुश नहीं लगाया जाए, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि केवल धर्म की शिक्षा देकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हमारी ये कोशिश है कि जो आने वाली पीढ़ी है धर्म के नाम पर वो सब कुछ जाने जो धर्म इंसानियत सिखाता हो। धर्म के नाम पर जो गंदगी परोसी जा रही है वो हमारे बच्चे नहीं जानते। वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं, वो एक साथ गणित भी पढ़ते हैं, वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, साथ में मजहबी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदों की चंद टिप्पणियां ऐसी थीं जिनसे परहेज किया जाना चाहिए था। शिक्षा में राजनीति की जगह अगर वाकई गरीब मुसलमान छात्रों की बेहतरी का चश्मा लगाया जाए तो एक बेहतर भविष्य मुमकिन है। कोई भी मदरसा मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन कहाँ हो ये सोचने वाली बात है। मॉडर्न एजुकेशन के लिए हिंदुस्तान में बहुत सारे हज़ारों लाखों इदारे हैं, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी कौमों के बच्चे भी पढ़ते हैं। शिक्षा हर कुरीति का अंत करती है। शिक्षा हर समस्या के निपटारे का रास्ता दिखाती है। खुद यूपीए सरकार के दौरान की गई पहल का विरोध कांग्रेस को केवल सियासत के आधार पर नहीं करना चाहिए, तो बीजेपी का फर्ज बनता है कि मदरसों को लेकर लिए गए फैसलों में व्यावहारिक संवेदनशीलता दिखाई जाए। पिछले बजट में सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर 100 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त आवंटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान का विरोध तो सियासतदानों को भी नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के लिए फैसले को किस तरह लागू किया जाए कि बच्चों का नुकसान न हो, तमाम विरोध के बीच ये देखना सबसे अहम है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मदरसों का हाल हमने आपको दिखाया, पर अगर एक स्वर्णिम इतिहास को एक सुनहरे भविष्य में बदलना है तो एक ईमानदार कोशिश की जरूरत होगी। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।